शायद आर्यन के पीछे खान लगा हुआ है, शायद हिंदू मुसलमान को फिर से एक भड़काना था ताकि लोग सोशल मीडिया में इसी को लेकर लड़ते रहें। किसी को फर्क ना पड़े कि डीजल क्यों बढ़ रहा है, किसी को फर्क ना पड़े भाई किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किसी को फर्क ना पड़े कि पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, गैस क्यों बढ़ रहा है, क्यों जो है लोग भूख से मर रहे हैं, क्यों जो है हंगर इंडेक्स जो है पायदान आप देख रहे हैं 103 पे आ चुका है। हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को सनातन धर्म को मानने वाला अगर कोई इंसान है वो मस्जिद को तोड़ेगा, वो कभी नहीं तोड़ेगा, वो कभी नहीं तोड़ेगा। अगर कोई वाकई में एक सही मानों में अगर एक मुसलमान है, इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, वो कभी भी किसी दूसरे धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि किसी का धर्म किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं सिखाता। नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी मैं हूँ तृणमूल मगरबी बंगाल माल्टी सेल के जनरल सेक्रेटरी सूफिया खान के साथ। आपको मैं बता दूं, सूफिया खान जो इस कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी सतर्कता से काम की, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाती है। उनको इस कोरोना काल में देखा गया कि माइग्रेंट लेबर को उनको घर भेजना हो या इम्फान तूफ़ान के दौरान लोगों की मदद करनी हो, या कोरोना काल के फर्स्ट फेज से लेकर अब तक देखा जा रहा है ये गरीबों और मजबूर लोगों में, माइग्रेंट लेबर में पका हुआ खाना रोज़ाना कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला रही है। अगर देखा जाए इस पूरे कोरोना पेंडेमिक में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को ये खाना खिला चुकी है और एक इंसानियत का सबूत पेश कर चुकी हैं। आइए हम बात करेंगे अभी जो हिंदुस्तान के जो हालात हाजरा है उसके मुतलिक और जानने की कोशिश करेंगे कि सूफिया खान जी के क्या राय है। कहा जा रहा है कि आपकी तृणमूल पार्टी की मकबूलियत हिंदुस्तान गिर पैमाने पर बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी गोवा के 2 दिन के दौरे पे है। पहला दिन देखा गया कि एक हिंदुस्तान का मशहूर चेहरा लैंडर पेस कल तृणमूल ज्वाइन किए, और आज ममता बनर्जी की एक रैली थी जिसमें लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि तृणमूल पहली बार वहाँ एक रैली कर रही है जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। खासकर औरतों का कहना है कि दीदी को देख करके हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि सेंट्रल में दीदी आए और दीदी के इक़्तिदार में हम लोग काम करें। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो खेला हॉबे का जो स्लोगन इस 2021 में एक बहुत बड़ा स्लोगन जो उठा था बंगाल से, वो इस विधानसभा तक ही सीमित नहीं था। इसके बहुत ज़्यादा मायने थे। मायने ये भी थे कि जिस तरह से बीजेपी ने एक लीडरों को ख़रीदने की और तोड़ने की और पार्टी को तोड़ने की और हर तरह की जो षड्यंत्र थी उसका जो खेला उन लोगों ने शुरू किया था, तो वो अब जो है मेन जो खेला है वो ममता बनर्जी और उनकी टीम जो है वो कर रही है, ताकि आने वाले समय में जो हिंदुस्तान है पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो जाए, पूरी तरह से भाजपा को जो है जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि लोग जो परेशान हो चुके हैं हर तरह से, वो हम जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस और जिस भी तरह के जो उल जलूल सी जिस तरह का जो माहौल पैदा करने की कोशिश भाजपा ने की है इस 2014 के बाद से, जिससे आम जनता, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर तरह के लोग परेशान हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी उम्मीद बन के उभरी हैं, बहुत बड़ा एक मसीहा हम कह सकते हैं बन के उभरी हैं, जो जवाब बंगाल में बहुमत के साथ उन्होंने जो जीता है, इससे ये साबित होता है, इससे ये जाहिर होता है कि लोग भाजपा को देखना नहीं चाहते। जबकि यहाँ पर गृह मंत्री ने रैलियाँ की, प्रधानमंत्री ने रैलियाँ की, कई ऐसे मंत्रियों ने, कई ऐसे मुख्यमंत्री भी आकर यहाँ पर रैली किए थे और कई ऐसी बातें घटी हमने देखा इस शुरुआती दौर से 2021 से, लेकिन वो नाकाम रहे। इससे ये साबित होता है कि जनता आज चाहती है अगर, तो वो भाजपा मुक्त देश चाहती है, भाजपा मुक्त राज्य चाहती है। बंगाल से शुरुआत हुई है और इसका पैगाम जो है वो अब दूसरे अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा। गोवा में पहुंच रहा है। ममता बनर्जी वहां गई हैं ताकि जिस तरह से बंगाल से हमने भाजपा को मुक्त कर दिया, उसी तरह से अब गोवा से मुक्त करना है, त्रिपुरा से मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश से करना है और अन्य आने वाले जिन भी राज्यों में चुनाव होगा वहाँ से हमको भाजपा को मुक्त कर देना है और कुल मिला के 2024 में जो है पूरे हिंदुस्तान से भाजपा को मुक्त करना है। जैसा कि देखा जा रहा है कि अलग अलग स्टेट से लोग तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान का जो मेन मुद्दा है महंगाई, जो पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, लोगों की अवस्था ख़राब है, जिसमें सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई है। तो क्या ये एक मेन मुद्दा होगा बीजेपी सरकार की अगर नाकाम होती है उसके लिए? देखिए, बिल्कुल
मुझे नहीं लगता सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही देश में लोग परेशान हैं भाजपा से। मुझे लगता है ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा 2014 के बाद से वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या जुमले हो या झूठे वादे हों, कोरोना में ताली और घंटी बजाने से लेकर प्रवासी मजदूर को जो परेशानी हुई थी बिना किसी प्लान के लॉकडाउन करने से लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज़ ऐसी पॉजिटिव हुई है भाजपा के आने के बाद। मुझे लगता है लोग परेशान ही हुए हैं केवल, और ऐसे में ममता बनर्जी एक उम्मीद बन के उभरी हैं। मुझे लगता है सिर्फ मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं कह रही हूँ, एक आम जनता के नज़रिए से भी मुझे लगता है कि लोग जो हैं, चूँकि देखिए लोगों के पास अब विकल्प नहीं है, कोई विपक्ष का चेहरा नहीं है, और लोग परेशान होकर भी 2019 में भी जब इलेक्शन हुआ था तब भी लोग परेशान थे, लेकिन एक ऐसा चेहरा नहीं था जिनको मोदी जी के अगेंस्ट में रखा जाए, मोदी जी के विपक्ष में रखा जाए, जिसको प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखा जाए। तो लोगों को मजबूरी में आकर जो है फिर से भाजपा को वोट देना पड़ा था। यस, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि इस बार जो है लोगों के पास अब एक ऑप्शन है, लोगों के पास एक उम्मीद है कि अगर मोदी जी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है। मोदी जी, देखिए मोदी जी कोई तोप नहीं है, मोदी जी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रखा है, जिस तरह से IT सेल्स उनके पूरे फैले हुए हैं, जिस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति करके लोगों में एक डर और भय का माहौल बनाकर हिंदू खतरे में हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हमारे जो मेजॉरिटीज़ भाई हैं, हिंदू ब्रदर्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स फैक्टर है, वो एक अहम रोल निभाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में ह्यूमन साइकोलॉजी, हिंदुस्तानियों की जो साइकोलॉजी है, जो इनके इमोशंस हैं, उनको इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, और ऐसे में कोई विपक्ष का अच्छा चेहरा ना होना तो और भी ज़्यादा उनको एक प्लस पॉइंट मिली थी इतने दिनों से। लेकिन अब वो फैक्टर टूट रहा है, और ममता बनर्जी एक उम्मीद की तरह आई हैं, और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे, देखिए फैक्टर ये नहीं है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना है, फैक्टर ये बिल्कुल नहीं है। फैक्टर ये है कि किस तरह से विपक्ष को जोड़ा जाए, किस तरह से सारे विपक्ष एक मुठ हो जाएं। जब भाजपा को हटाने की देखिए कांग्रेस भी यही चाहता है कि भाजपा जो है वो हटे, अन्य दूसरे समाजवादी पार्टी हो या RJD हो, जो भी, हर एक पार्टी का एक ही है, मुझे लगता है आज के डेट में लक्ष्य है भाजपा को इस देश से बिल्कुल निकाल दिया जाए। लोगों की एक शिकायत है, अपोजिशन का भी कहना है कि ये जो सरकार है लोगों के मेन मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहती है। जैसा कि कुछ दिनों पहले देखा गया था कि अडानी एयरपोर्ट पे अराउंड 3000 kg ड्रग्स पाए गए। उसके कुछ दिन बाद शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया गया और उनको 28 दिनों तक हिरासत में रखेगी। बहुत सारी उथल पुथल हुई, उसके बाद आज उनको जाकर के ये बेल मिला है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा से भटकाने की कोशिश थी या शाहरुख खान को अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी थी, उनको डिफेम करने की साजिश की गई? देखिए पहले तो 3000 जो आप कह रहे हैं, ये तो मुझे लगता नहीं कि मेन मीडिया ने दिखाया भी होगा तो थोड़ा बहुत दिखाया होगा, लेकिन मेन सोशल मीडिया की मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कम से कम आम जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से क्या देश में चल रहा है वो कुछ हद तक पता चल पा रहा है। तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए, देखिए ये मैंने जैसे कहा कि भाजपा की एक स्ट्रैटेजी रही है, कभी कुछ मुद्दों से अगर भटकाना हो तो कोई ऐसे एक प्रोपेगेंडा को खड़ा कर दो कि वो लोगों का जो जनता की जो सोच है वो बिल्कुल उनसे हटकर उन चीज़ों पर चले जाए। और जिसका पहला हम अभी फ़िलहाल का विक्टिम, मुझे लगता है एक तरह से मैं विक्टिम ही कहूँगी, आर्यन खान को एक निशाना बनाया गया। जितना मैं समझती हूँ कि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आर्यन खान को जो है निशाना बनाया गया। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने ड्रग्स लिया नहीं लिया, लेकिन जैसा मैंने देखा पढ़ा, उनके जाँच होने के बाद उनमें ड्रग्स नहीं पाई गई, और ड्रग्स, जी बिल्कुल, ड्रग्स पाया भी नहीं गया, ड्रग्स मिला भी नहीं, और जहाँ ड्रग्स मिला था वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, मेन मीडिया में उसको टेप रिकॉर्डर की तरह बजाया भी नहीं जा रहा, आर्यन खान। ठीक है, अगर उनमें पाया भी जाता तो भी मैं कहती कि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करता। वो भी एक टीनेजर, एक आम युवा के तौर पे हैं, उनको अगर ऐसा होता भी तो उनको एक रिहैब सेंटर में भेजा जा सकता था। उनके ऊपर इस तरह का, मतलब एक जैसे कोई टेररिस्ट तौर पर उनको पेश किया गया, मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। और हर किसी को मौका मिलता है, लेकिन पूरे एपिसोड में यार जितना शुरू से लेकर आज तक 25वां दिन हो गया, 26वां दिन हो गया, पूरी चीज़ों को देखने के बाद यही पता चलता है, अब एंड ऑफ द डे हम यही समझ पा रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, और कॉन्स्पिरेसी इसलिए भी थी कि ये पीछे छोड़ दिया है। मुझे ये भी ताज्जुब होता है कि जितने भी लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं,
उनमें से मैं भी हूँ, तो हम लोगों को भी आंखें खोलनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि अगर मीडिया किसी छोटे इश्यूज़ पे फोकस कर रही है, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा छुपा रही है। तो हमें जागरूक होना है और हमें ये 2024 में ये दिखा देना है कि हम हिंदुस्तानी के लिए छोटी मोटी चीज़ें, हिंदू मुसलमान के फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। हमें मायने रखता है कि हम भूखे ना सोएं। हमें मैटर करेगा कि हमारी जो बच्चे हैं वो स्कूल से वंचित ना रहें, शिक्षा से वंचित ना रहें। हमारा फैक्टर होना चाहिए कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हों इस देश में। हमारा फैक्टर होना चाहिए कि इस देश में कोई भी युवा जो है वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लिंचिंग ना हो। ये फैक्टर को छोड़कर अगर हम आर्यन खान के पीछे दौड़ते हैं, हम बॉलीवुड स्टार्स के नैक्रोटिक केसेस के पीछे अगर हमारी ज़्यादा चिंता है, तो मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए। फिर से 2024 में खासकर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज भी पावर है, वो है पावर ऑफ वोट। हम अगर वोट करेंगे, सही लोगों को लाएंगे, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में स्थिति ज़रूर सुधरेगी, इंशाल्लाह ज़रूर सुधरेगी। जैसा कि सब जानते हैं कि आप एक टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर हैं, तो जिस तरह से आर्यन खान एक युवा इस तरह के केस में फंसे, और जैसा कि शाहरुख खान अगर देखा जाए तो 25 सालों से बॉलीवुड में है, कभी भी उनका नाम कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, लेकिन पहली बार उनके बेटे की वजह से उनका नाम सुर्खियों में रहा। तो आप आज के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस तरह के आदात से जुड़े हुए हैं या इस तरह के माहौल में रहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि मैंने कई ट्रॉल्स पढ़े, कई सोशल मीडिया में भी यूज़ करती हूँ, और कई लोगों की बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। मैं ये डिस्टर्ब हुई कि वो शाहरुख खान, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ या नहीं हूँ, वो दूसरा फैक्टर है, वो शाहरुख खान जिन्होंने 25 साल में देश को बहुत कुछ दिया है। ऑब्वियसली हमारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो एक बहुत भारी रेवेन्यू लाता है हमारे देश में, वो एक बहुत भारी फैक्टर है। हमने खुश रहना सीखा, हमने एंटरटेन होना सीखा। ये अलग बात है कि 2 साल से कोरोना में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो सिनेमाज है वो बंद है, लेकिन फिर भी ये हम नहीं नकार सकते कि शाहरुख खान ने बहुत कुछ देश को दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो हर एक का एक अलग योगदान होता है। जो हमारे कारगिल के सिपाही होते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, वो बॉर्डर में लड़ते हैं, उनका एक अलग योगदान होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एक अलग योगदान होता है देश के लिए। जो एक्टर्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हैं, उनका एक अलग योगदान होता है। तो शाहरुख खान ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मुसलमान है या हिंदू है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक उनके बेटे की वजह से, वो सही था गलत था, लोगों ने बिना जाने ही एक मुसलमान का बेटा ऐसा वैसा खान है, ये है, पाकिस्तान भेजो, अफगानिस्तान, तो ये सारी चीज़ें माहौल कहाँ से आई हैं? मुझे नहीं लगता कि 2014 से पहले भी कई ऐसे स्टार्स हैं जो ड्रग के मामले में फंसे हैं। संजय दत्त आज मुझे लगता है 80 के दशक में वो ड्रग्स के मामले में अफेक्टेड थे, इन्वॉल्व थे, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर आया होगा। अब लेकिन 2000 के बाद जो हिंदुस्तान बना है, यहाँ पर एक छोटी सी फैक्टर भी जो है वो एंड हो जाता है, अल्टीमेटली शुरू होता है कहीं से और ख़त्म होता है हिंदू मुसलमान में आकर। तो ऐसे हिंदुस्तान क्या हमें चाहिए? मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदुस्तानी को ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने हिंदुस्तान को किस तरह का फिर से बनाना है, ताकि हम फिर से 2014 में जिस तरह से हम सिनेमा में ताली एक साथ बजाते थे, जिस तरह से हम क्रिकेट देखते थे एक साथ तालियां बजाते थे, वही हिंदुस्तान मैं चाहती हूँ कि फिर से एक बार फिर वो हिंदुस्तान में मैं रहूँ। हमारा आखिरी सवाल होगा त्रिपुरा से मुतल्लिक। जिस तरह से त्रिपुरा में कुछ दिनों पहले देखा गया कि मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले हुए, मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज़ तोड़ी गई, और उसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों ने किया, तो सेंट्रल ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया जो एक्शन लेना चाहिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस न्यूज़ को उतना हाईलाइटेड भी नहीं करके रखी, अपनी आंखें फेरे हुए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे कि माइनॉरिटी को किस तरह से दबाया जा रहा है? देखिए, मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़कर, मुझे नहीं लगता कि आम इंसान ऐसा करते हैं। ये वही करते हैं जिनको इसको पॉलिटिकल रंग देना है, जिनको इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब किसके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर मंदिर टूटता तो भी मैं उतनी ही ज़्यादा निंदा करती, मस्जिद टूटा है तो भी मैं निंदा करूँगी। इसलिए नहीं कि मैं एक मुसलमान हूँ। किसी के भी धर्म एक बहुत ही भावुक चीज़ें होती हैं और जिसको ठेस पहुँचाने का किसी को भी हक नहीं है। लेकिन हाँ, जिस देश में महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद एक साथ लड़े थे और सेनानियों से हमें एक साथ मिलकर जो है ब्रिटिश से हमें आज़ादी दिलाई थी, ऐसे देश में अगर खासकर अल्पसंख्यक जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अगर किसी भी तरह से अगर एक इनसिक्योरिटीज़ का माहौल मिलता है, मैं सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं कर रही हूँ, 2014 के बाद से हम देख सकते हैं धर्म के ऊपर बहुत लिंचिंग भी हुआ है। कई लोगों को गाय गोश्त या उसके आधार पर लिंचिंग करके मार भी दिया गया, और लेकिन उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ।
CNRC के केस में हमने देखा शाहीन बाग में कई औरतें जो है, माइनॉरिटीज़ वुमेन जो है वो बैठी रहीं और उनके खिलाफ भी कई ऐसे स्लोगन्स भी दिए गए कि गोली मारो सालों को, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मस्जिदें टूट रही हैं, इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि देश एक बहुत अलग दिशा में जा रहा है। देश में जहर इस तरह का घोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। सबसे पहली बात है कि हिंदू कैसे खतरे में हैं। जहाँ प्रधानमंत्री अगर एक हिंदू हैं, गृह मंत्री एक हिंदू हैं, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनके ज़्यादातर जो CM हैं वो सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हिंदू हैं, IAS IPS ऑफिसर सारे लोग हिंदू हैं। मुझे लगता है कि ऐसे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि मुझे लगता है हिंदुस्तान खतरे में है। तो हमें किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। मस्जिदें अगर टूट रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा वाकई में जो हाँ, अगर ऐसी बातें आती हैं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो ये पूरा पॉलिटिकल रंग है, हमें समझनी होगी और हमें हम सबको मिलकर जो है इस पे एक्ट करना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी। और जैसा आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर उनको एक्शन लेना होता तो वो 2014 के बाद कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं घटी हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ को बहुत इनसिक्योर किया गया इस देश में, और इस तरह से इनसिक्योर कर दिया गया है कि लोग जो है आज ये भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दौर में उनके बच्चों के साथ क्या होगा। तो ऐसे में हमें सोचना होगा कि हमें किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए। और मैं फिर से एक बार निंदा करती हूँ कि जिन भी माइनॉरिटीज़ पर अटैक होता है, इससे पहले हमने देखा बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि माइनॉरिटीज़ तो माइनॉरिटीज़ होते हैं, वहाँ पर हिंदू वो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत इंस्टेंट एक्शन लिया। जहाँ तक मैंने पढ़ा, देखा, सुना, वहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है, लोगों ने कबूल भी कर लिया। तो देखिए, जुर्म तो होता ही है, हर जगह होता है, लेकिन हमें फ़र्क तब पड़ता है कि गवर्नमेंट ने किस तरह से इंस्टेंटली एक्शन लिया। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को मैं बहुत बधाई दूंगी कि उन लोगों ने बहुत जल्दी एक्शन लिया, और यही आशा हम यहाँ की गवर्नमेंट से भी करते हैं। हमारी बहुत आशाएं हैं प्रधानमंत्री से। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के हैं, मुसलमान के नहीं हैं। ऑब्वियसली मुसलमानों ने भी वोट दिया था, उनकी भी एक उम्मीदें थी सबका साथ सबका विकास का। कहीं माइनॉरिटीज़ को भी लगा था कि उनका भी विकास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है, बातें जो हैं, वो कहीं ना कहीं खोती भी नज़र आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार सोचना होगा, विचारना होगा हमारे प्रधानमंत्री को कि वो किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को। और आगे तो जनता है, जनता जनार्दन है, और सत्ता बदलते, लोगों को बदलते देर नहीं लगती।